Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए CBSE 21 सैंपल पेपर्स बुक में दिए हुए अनसोल्ड सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये CBSE 21 सैंपल पेपर बुक अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है तो इसको परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर करके अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। वैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भी इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बात और, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। PTS 17 क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए सेक्शन ए के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। यहां पर आपको 20 MCQs मिलेंगे जिनमें आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो आपको मैट्रिक्स X की वैल्यू बतानी है। बेटा जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, यानी A प्लस X इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यहां से मैट्रिक्स X आ जाएगा -A, समझे। तो यहां पर जो आपको मैट्रिक्स A की वैल्यू दिख रही होगी ना, बस इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये -1 -2 प्लस में 2, ये 0, ये 1 और ये -3। तो इस तरीके से अपने ऑप्शन में एक बार आप ध्यान से देखें, ऑप्शन ए तो नहीं होगा लेकिन ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी हमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर दे दिया है, इसका ऑर्डर 3 होगा। फिर हमें मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहला फॉर्मूला जो यहां पर हम लगाएंगे वो ये होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन में क्या लिख पाओगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। दूसरा फॉर्मूला यहां पर क्या लगेगा, किसी भी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट और इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका A ट्रांसपोज है और ये जो आपका मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है ना, इसकी जगह भी A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो। अब आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 यानी 4, यानी ऑप्शन सी को आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है, यहां पर हमें बोला हुआ है, इफ ट्राइंगल ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एंगल बी आपका 90 डिग्री यानी π/2 का है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहां पर जो भी सिचुएशन गिवन है, इसे समझने के लिए मैं यहां पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, और एंगल बी आपका राइट एंगल होगा, इस तरीके से, समझे। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर यहां पर मैं वेक्टर BA और वेक्टर BC को देखूं, वेक्टर BA जो भी आएगा और वेक्टर BC जो भी आएगा, ये आपका वेक्टर BC और ये आपका वेक्टर BA, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होगा क्योंकि एंगल B के ऊपर आपको दिख रहा होगा राइट एंगल है, क्वेश्चन में यहां पर बताया गया था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये जो AC वेक्टर बनेगा ना, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ऑप्शन बी में कुछ ऐसा है तो सही, बट एग्जैक्टली वो नहीं है जो मैंने बोला। मैंने क्या बोला, मैंने बोला वेक्टर AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो। तो बेसिकली यहां पर ऑप्शन डी को अगर आप एनालाइज करेंगे ना, तो यही बात मैं आपको यहां पर बता रहा था,
समझे? यानी क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ऑप्शन ए तो वैसे ही ठीक नहीं होगा और ऑप्शन सी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन सी ठीक होगा ना तो इसका मतलब एंगल ए राइट एंगल होगा, समझे? जबकि एंगल बी राइट एंगल है, तो ऑप्शन डी ही ठीक हो सकता है। वैसे अगर आप ऑप्शन डी में देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि BC डॉट BA इक्वल टू 0 दिया गया है, बट मैं तो BA डॉट BC को 0 बता रहा था। वैसे ये दोनों चीजें सेम हैं, देखो ध्यान से, A डॉट B करो या B डॉट A करो, ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमें वैल्यू ऑफ 8k फाइंड करने के लिए बोला गया है, फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, जिसे आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। समझे? तो यहां पर f ऑफ 0 के लिए तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, ध्यान से देखो, f ऑफ 0 का मतलब है 2k। ठीक है, और जरा लिमिट निकाल के देखते हैं, लिमिट क्या आएगा जब x 0 को अप्रोच करेगा। यहां पर हम LHL RHL के चक्कर में नहीं जा रहे, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको LHL RHL अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए डायरेक्टली लिमिट इवेलुएट कर रहा हूं मैं। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में जो 8x स्क्वायर है ना, उसमें 8 को यहां लिखो और x स्क्वायर को इसके नीचे कर दो। समझे? तो ये 2/8 तो 1/4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, लिमिट का फॉर्मूला। तो ये फाइनली आपका 1/4 आ गया। अब ये जो कंडीशन मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको बताया, इसका यूज करके f0 2k है और लिमिट वैल्यू 1/4 है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8k की वैल्यू 1 आ गई। 1 का मतलब ऑप्शन डी को चेक करिए, यानी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपको f डैश x दे रखा है, मतलब फंक्शन f का डेरिवेटिव दे रखा है। फंक्शन f में अगर इनपुट 1 करेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आएगी, ये भी बता रखा है। अब आपको फंक्शन fx की वैल्यू लिखनी है इस क्वेश्चन में। देखो बेटा, ये इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व होगा। ये जो f डैश x दे रखा है ना, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर x। f डैश x का मतलब होता है d बाय dx ऑफ fx, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। समझे? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा d ऑफ fx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर x, और ये रहा dx। अब यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका f ऑफ x आ जाएगा, यहां 1 का इंटीग्रेशन x, और ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x, प्लस में c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपके क्वेश्चन में ये वाला कंडीशन भी गिवन है, जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको भी यूज करते हैं अपने फंक्शन में। जो हमें यहां पर मिला, इसमें x की जगह 1 डाल देते हैं। f ऑफ 1 ये बनेगा 1 माइनस log ऑफ मॉड 1, वैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस में c। अब यहां पर f ऑफ 1 का मतलब 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 माइनस log 1 भी 0, प्लस में c, यानी फाइनली आपको c की वैल्यू क्या मिली, c की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो इस वाले स्टेप में हम अगर c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें अपना आंसर यानी फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, x माइनस log x और c की जगह -1। अब जरा अपने ऑप्शंस को एनालाइज करो। ऑप्शन ए में तो ऐसा नहीं है, इनफैक्ट ये देखना सी की वैल्यू में गड़बड़ कर दी गई है। ऐसे ही अगले ऑप्शन में यहां पर कुछ गड़बड़ है, आपको दिख गया होगा। अब जरा ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सेम मैच होता हुआ दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा हुआ है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे, देखो इसके साथ, इसे हम कंपेयर करेंगे इस वाले फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x बनेगा। तो यहां पर आपका p ऑफ y क्या है, ध्यान से देख के बताओ। यहां पर कंपेयर करो इसके साथ, p ऑफ y की वैल्यू -1 है। तो अब यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर आराम से आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर में ये जो फंक्शन p था ना, इसका इंटीग्रेशन,
इस तरीके से। तो ये आपको मिलेगा e की पावर में -y, e की पावर में -y, यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब इससे पहले कि मैं यहां पर ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूं, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी के लिए फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जरा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां पर ओरिजिन होगा। अब इसमें हम अगर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y आएगा 4/5, मतलब यहां कहीं आएगा, और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4/3, मतलब यहां कहीं होगा। इस तरीके से ये आपका लाइन है। ठीक है, अब इसमें टेस्टिंग पॉइंट अगर हम 0,0 लेंगे अपने इनइक्वालिटी में, तो ये 3 × 0 + 5 × 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स 0 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, जो कि फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी के लिए हमने टेस्टिंग पॉइंट 0,0 लिया था, मतलब ओरिजिन लिया था, और कंडीशन फॉल्स आ गया, तो हमारी शेडिंग टेस्टिंग पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में की जाएगी, मतलब शेडिंग इधर होगा। समझे, यानी यहां पर आपका शेडिंग इस तरीके से होने वाला है। अब अपने ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं जरा, क्या बोला हुआ है, एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। यहां पर आपका जो प्लेन है ना, वो इस लाइन के थ्रू, दैट इज 3x + 5y = 4, इस लाइन के थ्रू दो हिस्सों में बट गया है, लेकिन इसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, यानी क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ के देख सकते हो, वो ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि वेक्टर अलजेब्रा में से गिवन है। यहां पर a कैप और b कैप यूनिट वेक्टर्स गिवन है, जिनके बीच का एंगल थीटा भी हमें दिया हुआ है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पर काम कैसे शुरू होगा, ध्यान से देखना। इस डाटा को हम ऐसे लेके चलेंगे, तो यहां पर इसे हम बड़े आराम से डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी यूज करते हुए ऐसे लिख पाएंगे। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूं। यहां पर वेक्टर a कैप डॉट वेक्टर b कैप प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि वेक्टर a और वेक्टर b यूनिट वेक्टर्स हैं। यहां पर देख लो, तो ये बन जाएगा 1², यहां पर भी इसकी जगह पे 1 डालोगे तो ये भी आपका 1² यानी 1 ही रहेगा, -2 टाइम्स वेक्टर a कैप डॉट वेक्टर b कैप, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के ऐसे लिखेंगे। वैसे भी a कैप और b कैप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, ये भी क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 1 + 1 क्या होगा, तो 2, -2 × 1 × 1 × में cos थीटा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा 1 - cos थीटा, जो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स 2 sin स्क्वायर θ/2। अब ये पूरी किसकी वैल्यू है बच्चों, ये देखो, इसके लिए हमने वैल्यू निकाल लिया है। यहां पर जब इस स्क्वायर को हटाओगे ना, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, a कैप माइनस b कैप का जो मैग्नीट्यूड है, ये बन जाएगा 2 sin θ/2। समझे, 2 sin θ/2, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी चेक करो, यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व होगा बेटा। देखो, मॉडुलस फंक्शन है, यानी हमें मॉड को हटाना पड़ेगा। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट π/2 आएगा। कैसे पता चला, मॉड के अंदर cos x दे रखा है ना, इसे 0 के इक्वल रखो, तो यहां से आपको x की वैल्यू सिर्फ π/2 मिल सकती है, एज पर द गिवन इंटरवल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि 0 से π तक है। तो यहां पर आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे 0 से π/2 प्लस π/2 से π। अब देखो, अगर x 0 से π/2 इंटरवल में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो वहां पर cos x पॉजिटिव होगा ना, तो मॉड को हटाकर डायरेक्टली cos x लिख दो। देखो इस तरीके से, फिर π/2 से π, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें cos नेगेटिव होता है, तो फिर मॉड को हटा के हमें यहां पर -cos x लिखना पड़ेगा। आई होप आपको यह बात याद हो, मॉड x की डेफिनेशन किस तरीके से दी जाती है। मॉड x की डेफिनेशन इस तरीके से हम देते हैं बेटा, ठीक है ना, उसी का यूज करके मैंने यहां पर मॉड को हटाया है फ्रॉम cos x। cos x के ऊपर मॉड था, अगर x
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos x पॉजिटिव होगा। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर होता है, अब अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर होता है तो मॉड को हटा के सिंपली मॉड के अंदर वाली चीज को लिख लिया जाता है, जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया। इसी तरीके से इस इंटरवल में जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, x अगर π/2 से पाई के बीच में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है जिसमें cos x नेगेटिव होगा। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव चीज है तो मॉड के अंदर वाले के आगे आपको एक नेगेटिव सप्लाई करना पड़ेगा मॉड को हटाने के लिए। तो यही काम मैंने यहां पर किया है, मैंने डायरेक्टली कर दिया था, फिलहाल मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे आराम से। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, जिसमें आपको लिमिट लगाना है 0 से π/2। यहां पर इस नेगेटिव को बाहर कर दो और ये आपका इंटीग्रेशन है sin x, जो कि π/2 से पाई के बीच में आपको करना है। अपर लिमिट डालेंगे sin π/2 यानी 1 माइनस लोअर लिमिट sin 0 यानी 0 माइनस यहां पर आप अपर लिमिट डालोगे तो sin π जो कि 0 होगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे sin π/2 यानी 1 हो जाएगा। पूरा सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर 2 मिलेगा। मतलब क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी एक बार चेक करो बेटा, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखना, यहां पर मैट्रिक्स ए इंटू बी ट्रांसपोज और इस पूरे का भी ट्रांसपोज है, तो यहां पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो हमको मिलेगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, ये बन जाएगा बी इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ऑप्शन डी वाले को देख लो, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहां पर जो फॉर्मूला हमने यूज किया है ना, इसको ऐसा लिखने के लिए वो फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखना, P इंटू क्यू, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं ना तो ये इस तरीके से बन जाता है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है, देखो इसको ऐसा लिखने के लिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स P का आप ट्रांसपोज लें और फिर से उसका ट्रांसपोज लें तो आपको सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने ट्रांसपोज की यहां पर यूज की थी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि एलपीपी में से दिया हुआ है। इसमें हमें z को मैक्सिमाइज करना है और हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू यहां पर गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम ग्राफ बना लेते हैं जरा। तो ग्राफ बनाने के लिए ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया बच्चों। ठीक है, यहां पर ओरिजिन, इस वाले के लिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो y -1 आएगा, मतलब यहां पर कहीं। ठीक है, और y 0 तो x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब यहां पर ये लाइन इस तरीके से आपको पास होता हुआ दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इस वाले की बारी है, यानी x < 3। तो इसके लिए हम x = 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा। ये आपका x = 3 वाला है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली इस तरीके से हमें लाइंस मिल गई हैं। इन दोनों का मतलब है कि हमारा फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब जरा हम फिजिबल रीजन को फाइनली लोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन को देखना, ये जो इनइक्वेशन थी ना, इसमें अगर हम टेस्टिंग पॉइंट 0,0 लेंगे तो हमें कंडीशन ऐसा मिलेगा, जो कि ट्रू कंडीशन है। मतलब टेस्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी इस वाली लाइन से। ठीक है, अब जरा फर्स्ट इनइक्वेशन को देखो, जो कि ये दे रखा था x - y > 1। अगर इसके लिए भी टेस्टिंग पॉइंट 0,0 ही ले लिया जाए तो यहां पर आपको 0 > 1 यानी फॉल्स कंडीशन मिलने वाली है। आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इस वाली लाइन के लिए हम जब शेडिंग करेंगे तो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग की जाएगी, यानी इधर शेडिंग की जाएगी। मोर ओवर इन दोनों की वजह से शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। कहने का मतलब हमारा फिजिबल रीजन कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहां पर पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। ए का मतलब है 1,0, ठीक है, बी का मतलब हो जाएगा 3,0 और सी का मतलब हो जाएगा 3, यहां पर 2 बन जाएगा। एक बार चेक करिए। ठीक है, 1,0, 3,0 एंड 3,2, इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इन सब पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। जरा z को देखो, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखो। तो यहां पर 3x + 4y में x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3,
यहां पर आ जाओ, z एट b निकालोगे तो ये मिलेगा 9, फिर इसके बाद c के ऊपर भी z की वैल्यू निकालेंगे तो 3,2 को डालोगे, 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 4 इंटू 2 यानी 8, 9 प्लस 8 यानी 17, यानी यही आपका z का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, जो कि आपको क्वेश्चन 11 के ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। एक बार चेक कर लो बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि डिटर्मिनेंट टॉपिक में से है। इसमें क्या बोला हुआ है, ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, आपको x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। LHS में जो डिटर्मिनेंट है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 0 इंटू 4 यानी 0। यहां पर सिंप्लीफाई करोगे ना, आपको मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक बार चेक करके देखो, ठीक है। मतलब x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। प्लस माइनस अंडर रूट 2 का मतलब यह भी हुआ कि x की एक वैल्यू होगी रूट 2 और दूसरी वैल्यू होगी माइनस रूट 2। अब ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 को देखते हैं जो कि यहीं पर हमें दिख रहा है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3/3 है। यहां पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा, समझे। यहां पर ये k क्या है, तो कोई भी रियल नंबर, और ये n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहां पर ऑर्डर 3 दिया हुआ था मैट्रिक्स ए के लिए, k का काम 4 कर रहा है, मतलब 4 की पावर 3 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। अब ये क्या बनेगा, 4 की पावर 3 इंटू में 4, मतलब 4 की पावर में 4। तो 4 की पावर में 4 हमें कहां पर दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन बी में चेक करो। ऑप्शन बी में आपको यही दिख रहा होगा, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यहां पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको P ऑफ ए दे रखा है, P ऑफ बी दे रखा है, लेकिन यहां पर P ऑफ ए के साथ में 2 मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब P ऑफ बी तो डायरेक्टली आपको 5/13 मिला है, लेकिन P ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। ट्वाइस P ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13, मतलब P ऑफ ए आ जाएगा 5/13 इंटू 1/2, यानी 5/26 लिख लो इस तरीके से, ठीक है बच्चों। आगे बोला हुआ है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। भैया अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर P ऑफ A की वैल्यू क्या है, सो दैट इज 5/26, और फिर P ऑफ B की वैल्यू क्या है, दैट इज 5/13। इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो न्यूमरेटर में 25 आएगा, एक बार 25 चेक करो कहां पर है, सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है मुझे, कहने का मतलब यही ठीक होना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 26 को मैं लिखूंगा 13 इंटू 2, तो बेसिकली 26 इंटू 13 का मतलब हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 13। 13 इंटू 13 का मतलब होता है 169 इंटू में 2। पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका हो जाएगा 2 9 18, कैरी 1, यहां पर 3 कैरी 1 और ये 3, मतलब 338। कहने का मतलब ऑप्शन डी वाला बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी यहां पर आप मार्क कर दो, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। वेरिएबल सेपरेबल वाली टेक्निक से हम यहां पर इसे लिखेंगे dx ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dy ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। जैसे आप ये काम करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x के लिए, ये आपका साइन इनवर्स y के लिए। नाउ दैट विल बी इक्वल टू c। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी। एक बार चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है हमें, यहां पर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन y की वैल्यू दे रखी है cos इनवर्स x। हमें y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y1 निकालते हैं। ये आएगा -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब यहां पर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, लेकिन वो निकालने से पहले मैं पहले यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर डिफरेंशिएशन शुरू करो x के रेस्पेक्ट में फिर से, मतलब ये अंडर रूट वाला सेम रहेगा, y1 का हो जाएगा y2 प्लस y1 सेम रहेगा, रूट वाले का डेरिवेटिव शुरू करोगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर वाले का भी करोगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, यानी फाइनली ऐसा मिलेगा। RHS में -1 है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 2 और ये नीचे वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर अब हम दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो रिजल्ट हमें मिला और हमारे क्वेश्चन में जो हमें रिजल्ट दे रखा है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस के एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर आप कंपेयर करें, इसे और इसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू दिखेगी -1 के इक्वल। k इज इक्वल टू -1 जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि यहीं पर दिया हुआ है, काफी छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। सबसे पहले कंसेप्ट सुनना ध्यान से। कोई भी वेक्टर गिवन हो ना, जैसे अगर मान लो कोई भी वेक्टर इस तरीके से गिवन है और मुझे इसके वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हो, तो पहला वेक्टर कंपोनेंट ये है, दूसरा वेक्टर कंपोनेंट वाई जे कैप बनेगा और तीसरा वेक्टर कंपोनेंट ये बनेगा। समझे? अब आपके क्वेश्चन में ये जो वेक्टर गिवन है ना, इसका वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस ये वाला आएगा। अपने ऑप्शंस को फिलहाल एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी ठीक होगा, यानी यहां पर जो वेक्टर कंपोनेंट दिया हुआ है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्वेश्चन 17 का आंसर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, इसमें क्या है। यहां पर हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमें डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा, सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल वेक्टर बी को लिखो, दैट इज √2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट में 4 यानी 2 आ जाएगा। यहां पर बी कैप अब हम आराम से लिख पाएंगे, वेक्टर बी को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। अब यहां पर वेक्टर बी को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे, सो √2/2 यानी 1/√2 i कैप आएगा, -1/2 ये j कैप प्लस 1/2 k कैप। अब इस यूनिट वेक्टर को यानी बी कैप को हम कंपेयर करेंगे, देखो इसके साथ, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। तो यहां पर हमें cos अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 1/√2, cos बीटा क्या मिलेगा, दैट इज -1/2 और cos गामा क्या मिलेगा, दैट इज +1/2। तो यहां से अल्फा आएगा cos इनवर्स ऑफ 1/√2 विच इज π/4। समझे? फिर बीटा क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ -हाफ दैट इज 2π/3। फिर यहां से गामा क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ हाफ दैट इज π/3। ये तीनों यानी जो अल्फा बीटा और गामा के वैल्यूज आई हैं, ये तीनों डायरेक्शन एंगल्स बनाएंगे। अब जरा अपने ऑप्शंस को एनालाइज करो, π/4, 2π/3, π/3। ऑप्शन बी में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। Following are assertion reason based questions. In the following questions, a statement of assertion that is given by capital A is followed by a statement of reason which is given by capital R. Choose the correct answer out of the following choices. Options A, B, C और D में हमें क्या बोला हुआ है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. ये ऑप्शन बी में था। ऑप्शन सी में है A is true but R is false. ऑप्शन डी में है A is false but R is true. अब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20 का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन 19 में असर्शन में क्या बोला हुआ है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 4π/3 इज इक्वल टू 2π/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसका डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले मैं सीकेंट 4π/3 को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सीकेंट 4π/3 जिसमें एंगल को ऐसे लिखा जा सकता है। अब पाई प्लस π/3 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का केस है जहां पर सीकेंट नेगेटिव होगा, यानी माइनस का सीकेंट π/3, दैट मीन्स माइनस का 2 हो गया। ये समझे? तो अब ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 4π/3 जिसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है -2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पक्का आपको 2π/3 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, सीकेंट ऑफ 2π/3 -2 होता है। कहने का मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब जरा रीजन को देखते हैं। रीजन में बोला हुआ है फॉर y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x, y इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब रीजन फॉल्स हुआ। अब ये फॉल्स इसलिए है कि यहां पर अगर फंक्शन y कॉसिकेंट इनवर्स x के इक्वल है तो y के ऊपर जो इंटरवल बनता है ना वो बेसिकली कॉसिकेंट इनवर्स x का रेंज होता है। और इसका रेंज क्या होगा? यानी रीजन में जो फंक्शन दे रखा है ना कॉसिकेंट इनवर्स x, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 इन द क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग 0। ये इसका रेंज होता है। तो आप अपने आप चेक कर लो कि रीजन ट्रू है या फॉल्स है। रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों अगर आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की हो कि इस क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली रीजन वाले स्टेटमेंट को ही पढ़ता तो मुझे पता चल जाता इजीली कि रीजन फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। मतलब मैं असर्शन को एक्सप्लेन करने का टाइम बचा सकता था, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इस तरीके से होते हैं जिसमें एक ना एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है। जैसे ऑप्शन सी में रीजन फॉल्स है, ऑप्शन डी में असर्शन फॉल्स है। तो हमारे केस में जैसे ही रीजन फॉल्स हुआ तो मुझे अब असर्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी। एग्जाम हॉल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो अपना टाइम बचा पाओगे एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन डिक्लेयर करने में। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में बोला हुआ है असर्शन के लिए अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस। देखो कोई भी वेक्टर हो, अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। अब यहां पर जो भी वेक्टर गिवन है अगर उसे मैं वेक्टर आर मान लूं तो ये बनेगा i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। इस वेक्टर r का अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रहा वेक्टर r, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन जाएगा i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप ओवर √9 मतलब 3। अब यही तो आपके असर्शन में भी गिवन है, आप एक बार ध्यान से देखो। कहने का मतलब यहां पर असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जरा रीजन में पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। फॉर द वेक्टर आर, अगर इस तरीके से कोई वेक्टर आर दिया हुआ है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। वेल यही तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीजन यहां पर ट्रू है। मोर ओवर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पीटीएस के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, इनके सॉल्यूशंस आपको कैसे मिलेंगे? वेल इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। मोर ओवर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।